जो जब बोलते हैं तो बहुत सारे बयान होते हैं, लेकिन चर्चाओं में इनका एक ही बयान रहता है, वो है भड़काऊ बयान। आज भी शायद थोड़ी थोड़ी कुछ ऐसी बात कही जिसको भड़काऊ बयान साबित कर लिया जाए, और जिससे ये अक्सर चर्चाओं में चर्चा हो या किसी भी तरह की चर्चा हो। शौकत साहब चर्चा में रहते हैं, अभी से बात करेंगे कि आज आए इनको क्या पब्लिक का जो है रिस्पॉन्स देखने को मिला, क्या फीडबैक मिला, और क्या इनकी उम्मीदें हैं कि इस वक्त जो चुनाव चल रहा है उसमें AIMIM कुछ कमाल दिखा पाए। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आप आज यहाँ आए, पहले भी आए थे, तो आपको क्या पब्लिक का फीडबैक मिला, क्या रिस्पॉन्स मिला? आपको लगता है कि इस बार AIMIM कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह। देखिए हमारे जो एहतशाम मंसूरी साहब हमारे यूथ के जो प्रेसिडेंट है वेस्टर्न यूपी के, क्योंकि ये एरिया की जिम्मेदारी उनको 16 गांव की जिम्मेदारी दी गई है, तो ये आए थे। वो यहाँ की आवाम ने कहा कि भाई हम शौकत साहब से मिलना चाहते हैं, आप उनको बुलाइए। तो मैंने इनसे कहा कि मैं जिस दिन वापस आया पहले दिन जा करके मैं गुरेर के लोगों से मुलाकात करूँ। तो मैं आया गुरेर के लोगों में, तो मैंने यहाँ जो आवाम के दरमियान में गुंदरगी के मैं मजीद और भी गाँव में गया, माहौल इतना उत्साह है लोगों में कि हम जहाँ नहीं पहुंचे हैं वहां भी लोग कह रहे हैं कि आप अलग एरिया को देख लीजिए, इस एरिया को हमने संभाल लिया और हम एक तरफा पतंग को वोट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि इस बार जो रिजल्ट आएगा वो 23 तारीख को, वो बड़ा चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। जिस तरीके से मेरठ में हमारे समाज के लोगों ने अपने इत्तेहाद का मुजाहरा किया था और मेयर के इलेक्शन में हम वहां पर रनर रहे, ठीक इसी तरह 2017 के मेयर के चुनाव में फिरोजाबाद में हम रनर रहे। समाजवादी अगर हमारा वोट ना काटती तो हमारा मेयर आज मेरठ में भी होता और पिछले 2017 से 22 तक के बीच में हमारा मेयर फिरोजाबाद में भी रहता। क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो अपना बेस वोट है यादव समाज, वो यादव समाज तो इनके साथ नहीं रह गया। धर्मेंद्र यादव के जो सगे बहनोई है ना, वो ताए जात फुटरा जात नहीं, सगे बहनोई करहाल से बीजेपी के उम्मीदवार, उनकी बहन धर्मेंद्र यादव की बीजेपी से जिला पंचायत सदस्य। परिवार दो हिस्से में, एक आधा बीजेपी के साथ, यानी बैलेंस बना करके ये लोग चल रहे। इनके दोनों हाथ में लड्डू है ताकि ये जेल से बचे रहे, उनकी जांच ना हो, ईडी सीबीआई का मामला ना हो। लेकिन हम बीजेपी के मुखालिफ थे, हैं और रहे। हमारे भाई, हमारा समाज बीजेपी के मुखालिफ था, है और रहे। क्योंकि बीजेपी हमारी शरीयत में मुदाखलत करती, बीजेपी हमारे मसाजिद के लाउडर को उतारने की बात करती, हमारे इलाके में तुम डेवलपमेंट का काम नहीं करते, ये सारी बातें आया है। कोई नहीं करता, सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी कोई भी नहीं करता। लेकिन बीजेपी एक कदम तो आगे बढ़ा करके उसने जो बहुत ही गंदा काम किया है, जो हमारे देश के लिए भी बहुत ही हानिकारक है, जो संविधान के मुखालिफ है, कि हमें मजबूर किया जा रहा है कि तुम अपने आप को इस बात को कबूल करो कि तुम 2 नंबर के शहरी हो। हमारी मसाजिद से लाउडर उतारे गए, हमारी शरीयत में मुदाखलत की गई, हमारे कुर्बानी के नाम पे, जानवर के नाम पे हमें मारा गया, दाढ़ी और टोपी के नाम पे घसीटा गया, हमारी बच्चियों के हिजाब उतारे गए। तो बीजेपी ने ये जो काम किया, ये नफरत पैदा की है, तो इस खाई को काटने के लिए समाजवादी पार्टी ने भी कुछ नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने तो आधे परिवार को बीजेपी में बेच करके अपने बैलेंस को बना लिया। लेकिन समाजवादी को बनाने वाले लोग जो मुसलमान थे वो आज भी जेल की सलाखों में, उनका बेटा भी जेल में। कल अखिलेश यादव ने, मुझे नहीं मालूम, यहाँ पे शायद आजम खान का नाम भी नहीं लिया, लोगों ने बताया। मुहिबुल्लाह नदवी रामपुर से चुनाव जीतने के बाद उनका ये अखलाकी फरीजा था कि आजम खान से एक बार जाकर के सीतापुर जेल में मुलाकात करते। तंजीम फातिमा जो जेल से बाहर आ चुकी थी, उनके घर पे जाकर के मुलाकात करते, लेकिन नहीं गए। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अगर ये समझ रही है कि ये जो मुस्लिम वोट है ये उसकी जागीर है, तो ये गलती कर रही है। ये समाज
अब जागरूक हो चुका है। जो नौजवान 2014 में जब हम पार्टी लेके आए थे 10 साल का था, वो नौजवान आज 20 साल का है। और 10 साल के बच्चे मेरे साथ थे, आज वो 20 साल के हैं और आज वो एमआईएम की बात कर रहा है। आने वाली जनरेशन या मौजूदा जनरेशन आप देखिएगा, हमारे बुजुर्ग चूंकि इनको जहन में एक चीज डाली गई थी, वो आज उस पे बात कर रहे हैं। भाई मुलायम सिंह ने मुसलमानों के लिए ये किया, बोला उन्होंने, यकीनन उन्होंने अपनी जबान से मुसलमानों के लिए बड़े हमदर्दी वाली बातें की, लेकिन जमीन पे अगर आप जाएंगे तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर कुछ किया होता तो मुसलमान आज दलित से बदतर न होते, सीधी सी बात है। हमारे बच्चे भी तालीम याफ्ता होते, हमारे इलाकों में भी अच्छे स्कूल होते, कॉलेज होते, मेडिकल कॉलेज होते, हमारी बच्चियां भी डॉक्टर होती, इंजीनियर होती, मास्टर होती, प्रोफेसर होती, वकील होती। लेकिन नहीं, यादव का बेटा तो सरकारी नौकरी में है, 50% से ज्यादा, 7% आबादी। हमारा बेटा कहाँ, 1% भी नहीं, 20% आबादी। जेल की सलाखों में 27%, हवालात में हमारा बेटा, यादव का बेटा कुर्सी पे, उसके बदन पे खाकी वर्दी। पढ़ते क्यों नहीं? मुसलमान कारखानों में लगती जाती, पढ़ाई पे ध्यान भी नहीं देते। जब मेरी माँ भूख से मर रही हो, जब मेरी माँ दवा के लिए परेशान हो, उसके वो बीमार है, दवा के पैसे नहीं है, तो मुझे कलम और कागज नहीं दिखेगा, मुझे पैसों की जरूरत है मेरी माँ के इलाज के लिए, तो मेरी मजबूरी बनती है कि मेरा 10 साल का बेटा जा करके कारखानों में झाड़ू लगाता है ताकि 100 रुपए मुझे मिले, मैं मेरी माँ का इलाज करा सकूंगा। तो हमको मजबूर कर दिया गया झाड़ू मारने पे, पोछा मारने पे। संभल के अंदर ये रिक्शा की चाबी बांटी गई, कलम क्यों नहीं बांटी गई? कॉलेज क्यों नहीं खोले गए? स्कूल क्यों नहीं खोले गए? आप बताइए मुझे। बेरोजगारी भत्ता मुसलमानों को कितना दिया गया? कितना दिया? सरकारी नौकरी कहाँ है? तो जब मेरे पेट में दाना नहीं है, मेरे पास अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं, मेरी माँ मर रही है, तो मैं स्कूल में कैसे जाऊंगा भाई? खाने को नहीं है, मैं फीस के पैसे कहां से लाऊंगा? तो इन लोगों ने हमें मजबूर कर दिया, ऐसा बना दिया, ऐसा अपाहिज कर दिया कि हम स्कूल के बारे में सोच ही नहीं पाते, अपने घर से बाहर ही नहीं निकल पाते। दवा के पैसे, बर्तन के पैसे, तेल के पैसे, खाने के राशन के पैसे नहीं हमारे पास। हम गरीब है, लिटरेसी रेट सबसे अगर गिरा हुआ किसी का, किसका है? मुसलमानों का। शाबाश साहब, ये बताइए, जिस तरह से आपने अपने शहादत का जिक्र किया कि उनकी फैमिली में जो है बिखराव है, लेकिन फिर भी मुसलमान तो अखिलेश भैया जिंदाबाद के ही नारे लगा रहा है। इस चीज को कैसे आप कंट्रोल कर पाएंगे कि मुसलमान जितनी जल्दी हो सके कट के और ओवैसी साहब की तरह कोई मुतासिर हो? क्योंकि आज भी बहुत बड़ा तबका मुसलमान का जो है वो ओवैसी साहब को पसंद नहीं करता है, पसंद करे लेकिन ये कहता है कि यार ओवैसी साहब आएंगे तो कोई फायदा तो है नहीं। देखिए, आपकी ये बात तो गलत है कि ओवैसी साहब को मुसलमानों का एक बड़ा तबका पसंद नहीं करता। वो तबका नहीं होगा, वो दल्ला होगा जो पसंद नहीं करता, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि मेरे पास समाजवादी के लोग, बीएसपी के लोग, कांग्रेस के लोग, मुसलमान बड़ी पोस्ट पर है, नेशनल स्पोक पर्सन है। मैं समाजवादी और कांग्रेस बीएसपी की बात कर रहा हूँ। कोई मामला आते हैं मुझे फोन करते, शौकत भाई एक बार आप सदर साहब को बोलो। क्या बोलते? सदर साहब को बोलो, कोई वैसी नहीं बोलता। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग हमारे मुखालिफिन, जो हमारे सियासी मुखालिफ, सदर साहब को बोलिए कि ये इस इशू पे बोले, अखिलेश नहीं बोलेगा। खुदा की कसम खा करके बोल रहा हूँ। समाजवादी के लोग मुझे फोन करके कहते हैं कि सदर साहब को बोलिए, इस इशू पे बोले, अखिलेश नहीं बोलेगा। तो मैं बोलता हूँ आप क्यों नहीं बोलते? बोले हमें बोलने नहीं दिया जाता। मैं बोलता हूँ कि हमारे साथ क्यों नहीं आते? बोले आप काम करिए, हम आज नहीं तो कल आपके साथ। समझ रहे ना? तो आप जिस तबके की बात कर रहे हैं कि वैसी से आप पसंद नहीं करते, देखिए हर दौर में मुनाफिकत रही है। रसूलुल्लाह के दौर में भी मुनाफिकत रही है, टीपू सुल्तान के दौर में भी मुनाफिकत रही है, तो आज भी मुनाफिकत। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा था कि सहाबा, जब तुम अपनी सफों के मुनाफिकों को निकाल करके बाहर कर दोगे, तुमको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है। हमारा नौजवान तैयार हो रहा है। ये बच्चे 10 साल के थे 2014 में, आज 20 साल के। आप पूछे किसको वोट डालेंगे? आने वाली पीढ़ियां इंशाअल्लाह ताला समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस को वोट नहीं डालेगी।
हाँ, लेकिन उसके लिए हमको जमीन पे रह करके आवाम के बीच में पार्टी के मिशन को पहुंचाना होगा। जो जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं, ये तमाम मेरे जो नौजवान खड़े हुए ना उनकी है, क्योंकि मैं भी 50 के आसपास पहुंच रहा हूँ। तो अब जो जिम्मेदारी हमको मिली थी वो जिम्मेदारी हम इनको देते जाएंगे। अब इनका काम है उसको आगे बढ़ाना। अच्छा, अभी आपने एक बयान दिया, तो ये सवाल आपके लिए है, लॉरेंस बिश्नोई को लेकर, तो कहीं आपको भी अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी ना पड़ रहा है, क्योंकि काफी उनको लॉरेंस बिश्नोई का काफी औरा है, काफी औरा अपनी लोग पर है, तो कहीं ऐसा ना हो आपके निशाने पर आ जाए। लॉरेंस बिश्नोई फिरौन से ज्यादा तो ताकतवर ने, लॉरेंस बिश्नोई अमेरिका से ज्यादा तो ताकतवर ने, लॉरेंस बिश्नोई रशिया से ज्यादा तो ताकतवर ने। हम लॉरेंस बिश्नोई हो या उसका अब्बा हो या उसका खानदान हो, कोई भी हो, हम ऐसे लोगों से डरने आने नहीं। ये गली के लुच्चे हैं, ये जबरदस्ती मीडिया के लोगों ने बिश्नोई बिश्नोई कर रखा है। हमारा कहने का मकसद सिर्फ ये था लॉरेंस बिश्नोई पर कि 15 लाख हिंदुस्तान में बिश्नोई समाज है, आज वो एक गुंडे का समर्थक बना हुआ है। वो 15 लाख बिश्नोई समाज का, वो बिश्नोई है, एक गुंडे का समर्थन खुल करके कर रहा है। बीजेपी के लोग उसका समर्थन खुल करके कर रहे हैं, लेकिन वो 15 लाख का इत्तेहाद है कि पुलिस डिपार्टमेंट की हिम्मत नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन करने वाले को जेल में डाले। ये इत्तेहाद की बात है। और यहाँ हमारे लोग, जरा सा कोई मामला आ गया, वो खाकी वर्दी वाले मोटरसाइकिल लेकर दरवाजे पे आ जाएंगे, और हमारे लोग बेचारे शरीफ इंसान हैं, वो बेचारे डर जाते हैं उनसे। तो मैं इत्तेहाद के नजरिए से इस बात को बोला था। मैं वही बिश्नोई समाज से डरने वाला आदमी नहीं। अगर मैं डरने वाला आदमी होता तो MIM का परचम लेकर के हिंदुस्तान में ना घूमता, उत्तर प्रदेश में ना आता। एक आखिरी सवाल, जो 18 नवंबर आने वाला है, तो उसको ओवैसी साहब संभाल आने वाले हैं, वो कुंदर की आने वाले हैं, उसको लेकर ये भी सूत्रों से खबर आई है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो है उनके साथ तशरीफ लाने वाले हैं। 15 तारीख को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मेरी मुलाकात है। हम लोगों का एक ज्वाइंट प्रोग्राम भिवंडी में है, महाराष्ट्र में, वारिस पठान साहब के समर्थन में मैं जा रहा हूं, और मैं मौलाना सलमान अजहरी साहब से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा इंशाअल्लाह कि वो एक मर्तबा कुंदर की आए। कुंदर की आवाम उनसे बेपनाह मोहब्बत करती है, हाफिज वारिस साहब उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और वो सिर्फ आए और हम लोगों को अपनी दुआओं से नवाज करके चले जाए। बस इतनी मैं उनसे दरख्वास्त करने जा रहा हूँ। अगर उन्होंने हमारी दरख्वास्त कबूल कर ली तो मैं अपने आप को दुनिया का सबसे दौलतमंद आदमी महसूस करूंगा इंशाअल्लाह।